और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम ही नहीं कैबिनेट के लिए भी बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। मंत्री पद के लिए 1.5 दर्जन से ज्यादा दावेदार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के 13 पद 2023 विधानसभा में बीजेपी से चुने दिग्गज जीत कर आए। ओबीसी कोटे से वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, सामान्य वर्ग से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश मूणत, एसटी वर्ग बस्तर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, सरगुजा से रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, गोमती साय और एससी वर्ग से पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले, सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहिब और तो कई नाम अब कैबिनेट में मंत्री पद के लिए भी 2023 विधानसभा में बीजेपी से कई सारे दिग्गज जीत कर आए। कैबिनेट के लिए भी बीजेपी में अब कड़ा मुकाबला है। सीएम के साथ साथ एक तरफ सीएम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है दिल्ली में, तो दूसरी तरफ कैबिनेट को लेकर भी कई दावेदार हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। बीजेपी आलाकमान की मोहर के बाद रविवार तक नामों का ऐलान हो सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। दिलीप, 3 पर्यवेक्षकों का जो है वो नियुक्त हुए हैं, अब आगे किस तरह से कदम उठाए जाएंगे बीजेपी की तरफ से विधायक दल में? हालांकि ये सभी पर्यवेक्षक चर्चा करेंगे, रायपुर भी पहुंचना है, तो फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जी वर्षा, बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, 54 सीटों के बहुमत के साथ बीजेपी यहां सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व और कमल निशान और मोदी की गारंटी के आधार पर चुनाव लड़ा था। सीएम का चेहरा कोई सामने नहीं रखा था, इसलिए सीएम की नियुक्ति के लिए जो कवायद है वो चल रही है। और सीएम के लिए जिस तरह से प्रमुख दावेदारों के नाम आए हैं, 4-5 प्रमुख दावेदार हैं, तो उन दावेदारों में से कौन सीएम हो सकता है, इसके लिए पार्टी ने एक तरीका अख्तियार किया है कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे, राय शुमारी करेंगे, विधायकों के साथ बैठक करेंगे और विधायकों से एक सर्वसहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। और हालांकि यह बातें ये भी कहा जा रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगभग जो नाम सुझाए गए हैं उनको तय कर लिया गया होगा और पर्यवेक्षक आएंगे और उन नाम पर सहमति बनाने के लिए सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे उन्हें और एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो छत्तीसगढ़ में जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जिनको भी नियुक्त किया जाएगा, जिनको तय कर लिया जाएगा जिनके नाम को, उनको सभी सहमत हो उनके नाम पर और किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति न हो, इसका प्रयास किया जाएगा। अभी फिलहाल जो पर्यवेक्षक है उनकी नियुक्ति कर दिए गए हैं। 3 पर्यवेक्षकों को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें प्रमुख रूप से बात करें तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इनके अलावा केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को यहाँ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ के लिए, जो देर शाम तक रायपुर पहुंच सकते हैं। हालांकि उनके आने की अभी कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है, ये कयास लगाया जा रहा है या तो देर शाम तक या फिर कल सुबह वे आएंगे। उसके बाद वे आने के बाद सभी जो विधायक हैं, यहाँ के पहले वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे, कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ एक सामान्य चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर सभी जो विधायक है उनके विधायक दल की एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें फिर राय शुमारी की जाएगी कि जो किसको सीएम चेहरा बनाना है। उसके बाद फिर सभी से राय शुमारी के बाद एक नाम तय किए जाएंगे और उस पर फिर सहमति बनाई जाएगी। उसके बाद फिर उस नाम पर सहमति बनाने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फिर वहां से एक जो सीएम चेहरा है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि सीएम का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन आखिर सीएम होंगे। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक हो सकती है और ये कवायद
ये कयास लगाया जा रहा है कि लगभग 12 दिसंबर को यहाँ सीएम जो होंगे, सीएम चेहरा के साथ ही साथ मंत्रिमंडल जो होंगे वो शपथ लेंगे। तो इस तरह से अभी 2-3 दिनों तक कवायद चलने वाली है वर्षा। उसी कड़ी में इसका बिल्कुल दिलीप, तो ये पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, विधायकों से चर्चा करेंगे, उनकी राय लेंगे, लेकिन ये तीनों पर्यवेक्षक अपनी भी राय क्या प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, विधायकों से भी राय लेंगे और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से तीनों की भी आपसी राय भी इसमें जो है मजबूती से सामने आएगी। हाँ जी बिल्कुल वर्षा, क्योंकि तीनों को नियुक्त इसलिए किया गया है कि अगर दो में भिन्नता भी हो, मतलब दो ने किसी एक नाम को तय किया हो, तीसरे ने किसी एक नाम को तय किया, तो उसको कम से कम बहुमत के आधार पर नाम तय कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से 3 पर्यवेक्षक नियुक्त करने की वजह यह भी मानी जा सकती है कि अगर एक नाम पर तीनों में सहमति न बने तो कम से कम 2 लोग अगर एक ही नाम पर तय करते हैं तो उसको फिर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो इस तरह के भी आसार रहते हैं आमतौर पर। लेकिन क्योंकि भाजपा में संगठन बड़ी होती है, संगठन का जो तय पैमाना है उसको सारे लोग मानते हैं, इसलिए यहां पर कांग्रेस की तरह किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के आसार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में हम लोग आमतौर पर देखते हैं वो ज्यादा आंतरिक रूप से लोकतंत्र को मानते हैं, वहां सभी बड़े नेता आसानी से अपना विरोध प्रकट कर देते हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में अनुशासन का जो डंडा है काफी तेज रहता है, तो सारे जो तमाम बड़े नेता है वो अनुशासनात्मक रूप से बंधे होते हैं और आला कमान खास करके राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करती है उस पर किसी तरह की कोई बगावत के सूर देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से बीजेपी में खास करके अभी जो 5 प्रमुख चेहरे आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी दावेदारी बन रही है। साथ ही साथ रेणुका सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री रही है, वे इस्तीफा उन्होंने दे दिया है सांसद पद से। तो कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि वे भी सीएम के दावेदार हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ 2 और नाम है, जिसमें प्रमुख रूप से विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए उनके नाम को लेकर भी जो आजमाइश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक नया जो युवा चेहरा है ओपी चौधरी, उनके नाम को लेकर भी चर्चा का बाजार है वो गर्म है। लेकिन इन 5 चेहरों में से ही कोई एक चेहरा हो सकता है। हालांकि एक नाम और आ रहा था राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का, लेकिन राज्यसभा जो सरोज पांडे हैं उनको राजस्थान के पर्यवेक्षक बना दिया गया है। तो इस तरह से एक तरह से आला कमान ने क्लियर कर दिया है कि सरोज पांडे अब यहाँ की दावेदारी नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर ये 5-6 नाम है, उन्हीं के बीच में से एक चेहरा सामने आएगा। बिल्कुल दिलीप, और अब अगर हम बात करें पूर्व सीएम रमन सिंह की, तो अगर नाम पर सहमति बनती है तो क्या कुछ बड़े फैक्टर होंगे जो पूर्व सीएम रमन सिंह के पक्ष में होंगे? जी बिल्कुल वर्षा, क्योंकि रमन सिंह 3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री यहां रह चुके हैं, 15 सालों तक सरकार चला चुके हैं और जितने तमाम भी वरिष्ठ नेतागण हैं या वरिष्ठ विधायक हैं, वे अपना जब कैबिनेट बनाएंगे तो अपने हिसाब से उन विधायकों को, उन नेताओं को एडजस्ट करेंगे और उनकी बातों को सभी मानेंगे। क्योंकि इस तरह का रहता है, क्योंकि अगर नए चेहरे होंगे तो कहीं न कहीं जो पुराने वरिष्ठ मंत्री हैं उनमें एक रहेगा कि बहुत बार ये होगा कि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि रमन सिंह काफी वरिष्ठ है और उनके जो निर्णय है वो तो सभी को मान्य होंगे। तो कहीं न कहीं रमन सिंह की दावेदारी प्रबल इसलिए भी नजर आ रही है कि एकजुटता दिखाने के लिए। लेकिन दूसरा जो समीकरण है, खास करके लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक जातिगत समीकरण की जो बातें आ रही है, जिसमें खास करके ओबीसी समाज और आदिवासी समाज को एकजुट करने की बातें चली आ रही है, तो ऐसे नजरिए से देखा जाए तो कहीं न कहीं ओबीसी समाज को इस बार नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दिया जा सकता है। ओबीसी समाज से सीएम बनाए जा सकते हैं, ताकि आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, 11 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, तो 11 की 11 सीटें जीतने के लिए कहीं न कहीं ओबीसी की एक जिस तरह से पक्ष में है, जिस वजह से तो ओबीसी समाज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए आला कमान चाहेगा कि ओबीसी नेतृत्व को मौका दिया जाए, क्योंकि लगातार रमन सिंह को मौका मिलता रहा है। इसके अलावा आदिवासी को भी नहीं नकार सके, क्योंकि आदिवासियों की वर्तमान में
जो 22 सीट है वो मिला है, चाहे सरगुजा संभाग की सभी 14 सीट बोले या फिर बस्तर संभाग की 8 सीट, इस तरह से 22 सीटें सीधे तौर पे इनके झोली में आई हैं आदिवासी बहुल्य इलाकों की। तो कुल मिलाकर बीजेपी चाहेगी कि आदिवासी या फिर ओबीसी समाज को ही बिल्कुल दिलीप, तो जातिगत समीकरण पर बीजेपी पूरी तरह से ध्यान दे रही है, लेकिन हमने देखा विधानसभा चुनाव में और जब कांग्रेस सरकार थी उस समय पर भी जो ओबीसी आरक्षण है और आदिवासियों में जब प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया बीजेपी की तरफ से, तो इसे भी कांग्रेस ने खूब भुनाया। अब और कांग्रेस ने यह वादा भी किया कि हम जनगणना भी कराएंगे, लेकिन वो सब कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा सका। माहौल बनाया गया, उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहेगी, जो अंदर खाने जो समीकरण ध्यान में रख रही है बीजेपी, ओबीसी या एससी जो आदिवासी इन दोनों में ही रहेगा, या फिर इस बार ब्राह्मण वर्ग को भी जो है तवज्जो दे सकती है। जी बिल्कुल वर्षा, जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें तो सभी वर्गों को तवज्जो दिया जाता है आमतौर पर। कैबिनेट की जो गठन होगी, पहले मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर ही तमाम तरह की जो कवायद है, जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब एक चेहरा तय कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें तमाम वर्गों को साधते हुए ही मंत्रियों का गठन किया जाएगा और मंत्रिमंडल की जो गठन है वो होगी, और जिसमें सभी वर्ग, चाहे सामान्य वर्ग की बात करें, ओबीसी वर्ग की, एसटी एससी, सभी जो वर्ग हैं उनसे 2-2, 3-3 चेहरे लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में बात करें तो मुख्यमंत्री के अलावा 12 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो संविधान में जो नियम है उसके तहत केवल 15% टोटल जो सीट होते हैं उसमें से 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यहाँ केवल 90 विधानसभा की सीटें, इस लिहाज से केवल 13 मंत्री ही हो सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। इसलिए इनको एक चुनौती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे कद्दावर लोग हैं, यहाँ दावेदारों की तादाद काफी ज्यादा है, तो उसको सामंजस्य बनाना जो मुख्यमंत्री रहेंगे उनके सामने चुनौती होगी कि किस तरह से कैबिनेट को या अपने मंत्रिमंडल को ऐसा सामंजस्य या समन्वय बनाए ताकि सभी वर्गों को खुश किया जा सके। तो एक चुनौती उनके लिए रहेगी, क्योंकि अभी जिस तरह से चाहे आदिवासी समाज की बात करें, आदिवासी समाज में तमाम बड़े नेता जीत के आए हैं इसमें, चाहे पूर्व मंत्री केदार कश्यप की बात करें, विक्रम उसेंडी की बात करें, लता उसेंडी है, या इधर सरगुजा बेल्ट की बात करें तो रामविचार नेताम है, रेणुका सिंह, गोमती साय सहित तमाम जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, वे जीत कर आए हैं। ऐसे में सभी को मंत्रिमंडल में स्थान देना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन एक चुनौती होगी किस तरह से इनको साधे। इसी तरह ओबीसी समाज की बात करें तो धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर के अलावा अरुण साव भी है। अरुण साव अगर सीएम उनको नहीं बनाते तो उन्हें मंत्रिमंडल में भी बड़ा पद देने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ ओपी चौधरी भी ओबीसी समाज से ही आते हैं। इसी तरह जब एससी समाज की बात करेंगे तो उसमें भी पूर्व मंत्री गुरुदयाल दास बघेल है, गुरुदयाल बघेल है। इसके अलावा फिर और प्रमुख कई चेहरे हैं। तो इस तरह से एक सामंजस्य बनाना एक चुनौती होगी जो भी सीएम बनेंगे। लेकिन पहले जो बात है वो तो सीएम फेस को लेकर ही अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है। देखना होगा कि चेहरा तय हो जाएगा, सीएम का नाम का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए।